सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को आज हम डिस्कस करेंगे। हेडिंग दे दें, सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अच्छा याद रखिएगा, सोर्सेज का मतलब क्या है। सोर्सेज कहता है कहाँ कहाँ से ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल सकते हैं। नेचुरली, कुदरती तौर पर हमें अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड फाइंड आउट करने हैं, निकालने हैं, तो कहाँ कहाँ से निकाल सकते हैं। तो इसके चंद एक सोर्सेज याद रखिएगा। हमारे पास जो नेचुरल सोर्सेज की बात करेंगे, सबसे पहला जो नेचुरल सोर्स है वो प्लांट्स और एनिमल्स है। प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये पहला नेचुरल सोर्स है। इसके बाद सेकंड नंबर बात करेंगे यह कोल। कोल कोयले को कहते हैं, याद रखिएगा। कोल कोयले को कहते हैं, ये आपने ज़हन में बात बिठा लेनी है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है, यह है नेचुरल गैस। क्या चीज़ हमारे पास आ जाती है? नेचुरल गैस। ये तीन सोर्सेज हैं कोल के, ऑर्गेनिक कंपाउंड के, जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियली तो बहुत सारे हैं। तो ये अब इनका बारी बारी हम डिस्कस करने लगे हैं। सबसे पहली बात आ जाओ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब याद रखिएगा, प्लांट्स और एनिमल्स की दोनों की बॉडी जो बनी होती है ना, ये सारी की सारी ऑर्गेनिक कंपाउंड की होती है। इन दोनों, बेशक प्लांट्स की बॉडी की बात कर लो या एनिमल की बॉडी की बात कर लो, ये बॉडी किन किन चीज़ों की बनी होती है मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। ये बायो के अंदर अमूमन पड़े होते हैं, सही है। किसी भी चीज़ की बॉडी हो, ये कार्बोहाइड्रेट्स की बनी हो सकती है, कार्बोहाइड्रेट्स की बनी हो सकती है, प्रोटीन की बनी हो सकती है, लिपिड्स की बनी हो सकती है, तो ये डीएनए आरएनए वगैरह इसके अंदर हो सकती है। सारी की सारी चीज़ें हमारे पास कौन सी हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो यानी कि ये हमारे पास सारी की सारी चीज़ें ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेज हैं। तो इसके अलावा हमारे पास, अगर मैं प्लांट्स की बात करता हूँ, प्लांट्स जरूरी नहीं एक आधा पौधा, आपके जितने भी प्लांट्स के अंदर फल फ्रूट आ जाते हैं, सब्जियाँ आ जाती हैं, वेजिटेबल्स सारी की सारी इसी के अंदर आ रही होती हैं। यानी प्लांट की बॉडी के अंदर वेजिटेबल्स भी आ जाती हैं, वेजिटेबल्स से। इसके अलावा प्लांट की बॉडी के अंदर फ्रूट्स भी सारे के सारे शामिल होते हैं, सही है। ये भी याद रखिएगा, ये जो वेजिटेबल सब्जी वगैरह हैं, ये इसके अलावा फ्रूट्स वगैरह हैं, फल फ्रूट, ये सारे के सारे प्लांट्स के ज़मरे में आ रहे होते हैं। तो इसके अलावा एनिमल्स, अब देखो एनिमल्स में आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दे देता हूँ, जो हमारे पास नॉर्मली आ रहा होता है। अब जो गाय भैंसें दूध देती हैं, सारे के सारे क्या है? हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब दूध से आप मक्खन बनाते हो, सही, घी बना रहे होते हो, वो भी क्या है? एनिमल से आप घी वगैरह, ऑयल वगैरह बना रहे होते हो, वो भी चीज़ क्या है? हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये था जी हमारे पास प्लांट्स और एनिमल्स के हवाले से ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक्सप्लेनेशन। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज़ है, ये जिसको हमने ज़्यादा एक्सप्लेन करना है, वो है कोल। क्या चीज़? कोल। कोल को पहले नंबर पर याद रखिएगा, उर्दू में क्या कहते हैं? कोयला। क्या नाम देते हैं उर्दू के अंदर? कोल को कोयले का नाम दे रहे होते हैं। अब कोल के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें, कोयला बनता है किस तरह, पहले नंबर पे ये देखेंगे। कोयला कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर कितना कोयला मौजूद है, ये चीज़ें सारी की सारी यहाँ पे गौर करेंगे। सबसे पहली बात कि कोयला बनता किस चीज़ से? ये बनता है डेड प्लांट से। ऐसे प्लांट्स जो कि मुर्दा हों, उनसे कोयला बनाते हैं। अब याद रखिएगा, कोयले जो बन रहे हैं ना, ये भी दो तरीकों से बन रहे होते हैं। एक होता है आर्टिफिशियल कोल, और एक हमारे पास आता है नेचुरल कोल। कौन सा? नेचुरल कोल। अच्छा, आप कभी जाए ना, ये कभी रोड के ऊपर जाए ना, वहाँ पे आपको इस तरह के ना वो ब्लैक ब्लैक कलर की वो भट्टियाँ सी नज़र आ रही होती हैं। उसकी ऊंचाई अमूमन एक कमरे की जितनी होती है, तो वो बिल्कुल ब्लैक होती है, वो गोल होती हैं। क्या होती हैं? बिल्कुल गोल होती हैं। अब उसके अंदर करते क्या है, इसके अंदर लकड़ियाँ वगैरह चिन देते हैं, लकड़ियाँ वगैरह चिन के ना इसको आग लगा देते हैं। और आग किसकी मौजूदगी में लगाते हैं? लिमिटेड सप्लाई, डायरेक्ट हवा के अंदर नहीं रख के लगाते हैं। अगर डायरेक्ट हवा के अंदर रख के लगाएंगे, डायरेक्ट जल जाएंगे सारी की सारी। वो क्या करता है? बंद करके पूरे कमरे को इसको आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से ऐसा इसको आग लगी रहती है। और ये पूरी की पूरी लकड़ी किस में चेंज हो जाती है? कोयले में। सही। एक तो ये तो है हमारे पास ये तो है हमारे पास आर्टिफिशियल का। आप आर्टिफिशियल कोयले को किस तरह तैयार करें, लेकिन नेचुरली भी कोयला तैयार हो रहा है जो ज़मीन के अंदर से निकलता है।
अर्थ क्रस्ट के अंदर से निकल रहा होता है। अब ये बनता किस तरह है, अब इसको पहले समझ लो, बाद में इसकी एक्सप्लेनेशन कर लेंगे। अब याद रखिए कहते हैं जो ज़मीन है ना, और इस चीज़ का जिक्र कुरान पाक के अंदर भी मौजूद है कि मुख्तलिफ़ कौमों के ऊपर मुख्तलिफ़ तरह के अजाब आए। अगर यहाँ पर मुख्तलिफ़ तरह के दरख्त मौजूद है, मैं कहता हूँ यहाँ पे दरख्त वगैरह मौजूद थे, जब अजाब आए मुख्तलिफ़ कौमों के ऊपर, अब देखो किसी कौम के ऊपर बारिश का अजाब आया, बहुत ज़्यादा बारिश करवा दी गई, फिर किसी कौम के ऊपर पत्थर बरसा दिए गए, और कुछ कौमों के ऊपर इस तरह का अजाब आया कि ज़मीन के ऊपर वाली तय नीचे और नीचे वाली तय ऊपर। अब जब इस तरह का हमारे पास ज़लज़ला, जब ये ज़लज़ला वगैरह आता है ना, उस वक्त ज़मीन फट जाती है, कुछ दरख्त वहाँ पे ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, ये भी काम हो सकता है। अब हमारे पास क्या होता है, जैसे ही ये वाले दरख्त ज़मीन के नीचे चले जाए, यहाँ मैं कहता हूँ ज़मीन के नीचे काफ़ी नीचे जाके दफन हो गए, और इसके नीचे भी हमारे पास क्या मौजूद है, ज़मीन। और याद रखिएगा जब कोई भी चीज़ ज़मीन के अंदर जाती है उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। आप ज़मीन के नीचे की तरफ जाते हो ना, ज़मीन के नीचे की तरफ जाने से क्या होता है, टेम्परेचर में इजाफा होता है। क्यों इजाफा होता है, अगर आप इसकी वजह पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा ज़मीन के बिल्कुल सेंटर के अंदर ना मैग्मा होता है। कौन सी चीज़ होती है, मैग्मा। बिल्कुल सेंटर के अंदर हमारे पास मैग्मा होता है। मैग्मा होता है क्या, ज़मीन बिल्कुल लिक्विड फॉर्म के अंदर मौजूद होती है और हाई टेम्परेचर होता है, इतना टेम्परेचर होता है कि दरमियान से ज़मीन पिघली हुई होती है। अब देखो आप ज़मीन के नीचे की तरफ मूव करोगे तो क्या होगा, नीचे की तरफ कौन सी चीज़ मौजूद है, मैग्मा, जिसकी वजह से टेम्परेचर हाई होता है। और कहता है यहाँ पे आप देखो ये ज़मीन के नीचे दब गए, दबने के बाद यहाँ पे हाई टेम्परेचर है, और सेकंड नंबर पे यहाँ पे हाई प्रेशर है। कौन सी दो चीज़ें हैं, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर। इन दो चीज़ों की मौजूदगी में बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होती है। क्या होती है, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन। अच्छा, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन का मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होता। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है तोड़ना फोड़ना। क्या करना, किसी भी चीज़ को तोड़ना फोड़ना, ये हमारे पास डिकम्पोजिशन का मतलब ये मतलब है। मसलन अगर कोई भी जानवर मरता है ना तो उसका जिस्म कुछ अरसे के बाद टूट फूट का शिकार होना शुरू, यानी गलना सड़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान के जिस्म के अंदर से बदबू आनी शुरू हो जाती है। देखो कोई भी इंसान फोत होता है, जब मरता है ना तो उसके जिस्म के ऊपर इत्र लगाया जाता है। इत्र लगाने का मकसद ये होता है कि इंसान का जिस्म 24 घंटों के बाद बदबू मारना शुरू कर देता है। उसके जिस्म के अंदर बैक्टीरिया होते हैं जो डिकम्पोजिशन स्टार्ट कर देते हैं, गलना सड़ना शुरू कर देते हैं। सेम काम यहाँ पे होता है कि ये भी तो लिविंग थिंग थी, जिंदा चीज़ थी, जब ज़मीन के नीचे जाकर दब गई तो यहाँ पे जो इसके अंदर मौजूद बैक्टीरिया होंगे इसकी डिकम्पोजिशन स्टार्ट करेंगे। डिकम्पोजिशन की वजह से हमारे पास कोल पैदा हो जाता है। मतलब अब यहाँ पे गौर करना, सबसे पहले हमारे पास वुड थी, वुड से पीट बनता है, पीट से लिग्नाइट बनता है। अब ये मैं बताता हूँ क्या चीज़ है। लिग्नाइट से बिचूम माइनस बनता है, और बिचूम माइनस से एंथ्रासाइड बनता है, एंथ्रासाइड। अगर मैं इसके अंदर कार्बन की परसेंटेज देखो, इसके अंदर 90% कार्बन होता है, इसके अंदर 80% कार्बन होता है, इसके अंदर 70% कार्बन होता है, इसके अंदर 60% कार्बन होता है, और लकड़ी के अंदर 40% कार्बन होता है। अब लकड़ी जैसे ही ज़मीन के नीचे जाके दबी, दबने के बाद इसमें कार्बन की परसेंटेज देख लो क्या होती गई है, इजाफा होता जा रहा है। और जिसमें कार्बन की परसेंटेज में इजाफा हो उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं कार्बोनाइजेशन। क्या नाम देते हैं, कार्बोनाइजेशन। समझ है, यानी कि लकड़ी की कार्बोनाइजेशन हुई है, जिसकी वजह से वो किस में चेंज होगी, कोयले में। अब याद जो मेन चीज़ है ना, ये भी कोयला है, पीट भी कोयला है, लिग्नाइट भी कोयला है, बिचूम माइनस भी कोयला है, और एंथ्रासाइड भी कोयला है। फिर फ़र्क क्या है इन सब में, फ़र्क ये है कि जिसमें कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा होती है वो हाई क्वालिटी का होता है। ये क्या है, हाई क्वालिटी का। और जिसके अंदर कार्बन की परसेंटेज कम होती है ये क्या होता है, लो क्वालिटी का।
मतलब पीट सबसे गंदी क्वालिटी का कोयला है। इसको हम अमूमन इस्तेमाल करते हैं भट्टों वगैरह के अंदर ईंटें वगैरह पकाने के लिए। कहाँ यूज़ कर रहे थे? भट्टे वगैरह के अंदर ईंटें वगैरह पकाने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, जबकि ये वाला कोयला किसी इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल करते हैं। सही। अब इसका देखो कोल के अगर आपको यूजेस पूछ रहे हैं तो क्या क्या यूज लिख सकते हो आप? देखो कोयले को कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। पहले नंबर पे आप इसको घरों में इस्तेमाल कर सकते हो, हाउस होल्ड। इसके अलावा आप इसको यूज कर सकते हो किल में। अच्छा, किल वर्ड याद रखिए, KILN। किल्न का मतलब होता है भट्टी या भट्टा। सही। वहां पे ईंटों को पकाने के लिए टू बेक बेक। ब्रिक का मतलब क्या होता है? ईंटों को पकाने के लिए आप किस चीज का इस्तेमाल कर रहे हो? कोयले का। सही। अब इसके अलावा इसको कहां पे यूज किया जाता है? इंडस्ट्री के अंदर। जो अच्छी क्वालिटी का कोयला होता है ना, उसको हम इंडस्ट्री में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कहां पे इस्तेमाल कर रहे हैं? इंडस्ट्री में। ये हमारे पास कोयले के इस्तेमाल आ गए। तो यानी कि हम इसको किस तौर पे, ये सारे के सारे जो मैंने लिखे हैं, ये कोयले को हम यूज कर रहे हैं एज आ फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। सही बच्चे, ये सिंपल बातें याद रखिए। कोयला का मतलब क्या है, कोयला किस तरह बनता है। सही है। जब ज़मीन के नीचे जाती है कोई भी चीज़, टेम्परेचर हाई होने की वजह से, प्रेशर हाई होने की वजह से उसमें बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होती है, जिसकी वजह से वो चीज़ कोयले में चेंज हो जाती है। और कोयला हमारे पास कितनी तरह का है? सही है। वुड के अंदर कितनी परसेंटेज है, इनमें सब में कितनी परसेंटेज होती है? इसमें हाई क्वालिटी का कोयला कौन सा, लो क्वालिटी का कोयला का मतलब क्या है? कार्बोनाइजेशन का मतलब क्या है? कार्बोनाइजेशन होता है कार्बन की मिकदार का बढ़ते जाना। सही है। और लास्ट में हमारे पास इसके यूज क्या है, कहाँ कहाँ पे इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सिंपल सी बात याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।